नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कल रात का भारत पाकिस्तान मैच तो आपने देखा ही होगा और इस मैच में पाकिस्तान जीतने के बाद भी हार गया। भारत के युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ने कल के मैच में एक कैच छोड़ दिया था, आप सबको याद होगा, और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग अर्शदीप के धर्म को निशाना बनाते हुए उन्हें खालिस्तानी कहने लगे। उनके विकिपीडिया पेज को भी एडिट कर दिया गया और उसमें भारतीय खिलाड़ी की बजाय खालिस्तानी खिलाड़ी लिख दिया गया। जब जांच की गई तब यह पता चला कि यह सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कनाडा और अमेरिका में बैठे खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर ये सारे ट्वीट्स करवाए और यह माहौल बनाने की कोशिश की कि भारत के लोग ही अर्शदीप को खालिस्तानी बताकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पाकिस्तान ने हमारे एक और खिलाड़ी मोहम्मद शमी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। आज हम पाकिस्तानी ट्रोल आर्मी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और पाकिस्तान को आज आप सबके सामने एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी वो उसने नहीं दिखाई। इसके बाद हम मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का विश्लेषण करेंगे। क्या साइरस मिस्त्री बच सकते थे? जवाब है हां, बिल्कुल बच सकते थे, अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो, अगर उनकी गाड़ी धीमी गति में चल रही होती तो, और अगर अहमदाबाद मुंबई हाईवे का डिजाइन और रखरखाव सही होता तो भी वो बच सकते थे। आज हम आपको बताएंगे कि 80,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले साइरस मिस्त्री की दुखद मृत्यु से आप और हमारा पूरा देश क्या सीख सकते हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नया नाम क्या होगा। राजपथ पर आप हर साल गणतंत्र दिवस की मशहूर परेड को देखते हैं। यह वही ऐतिहासिक सड़क है जो इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की मीटिंग हुई। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थी। दिल्ली पहुंचकर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। मुंबई दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कभी भी उद्धव ठाकरे को सीएम पद का वादा नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। अमित शाह ने बीएमसी चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के नेताओं से भी चर्चा की। इससे पहले वो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भी पहुंचे। मिशन गुजरात पर अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी सरदार पटेल के मूल्यों की हत्या कर रही है। साबरमती रिवर फ्रंट से राहुल ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए। इसके अलावा राहुल ने वादा किया कि गुजरात में 3 लाख स्कूल बनाए जाएंगे और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और दावा किया कि वीडियो में दिख रहा शख्स सीबीआई के एफआईआर के आरोपी नंबर 13 का पिता है। बीजेपी के जारी वीडियो में मौजूद शख्स कमीशन का खुलासा कर रहा है। बीजेपी के वीडियो पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास भी ऐसे कई स्टिंग हैं। सिसोदिया ने भी ये आरोप लगाया कि सीबीआई के एक अधिकारी पर मुझे गिरफ्तार करने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सीबीआई ने सिसोदिया के आरोपों का खंडन किया। कल दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ये फैसला खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है।
करीब 70 कमांडो दिल्ली आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात होंगे। सीआईएसएफ पहले से ही संघ के नागपुर मुख्यालय की सुरक्षा कर रहा है। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। हेमंत सोरेन सरकार को 48 विधायकों का समर्थन मिला। वोटिंग के दौरान बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने बहुमत हासिल करने को गैर कानूनी बताया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले दुमका कांड को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दानापुर कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार फरार हैं। पटना पुलिस लगातार कार्तिकेय कुमार की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। पटना एसएसपी ने कहा कि कार्तिकेय कुमार की गिरफ्तारी तय करने के लिए सीजेएम कोर्ट से पुलिस 14 सितंबर को गैर जमानती वारंट मांगेगी, क्योंकि उसी दिन इस केस की अगली सुनवाई होनी है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक होटल में भीषण आग लगी। उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि आग होटल के किचन से शुरू हुई। हालांकि आग किचन तक सीमित रही, लेकिन धुएं में दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। मामले में एक्शन लेते हुए मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं होटल को सील कर दिया गया है। होटल में कई गाइडलाइन की अनदेखी का मामला सामने आया है। यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। लिज बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। जीत का ऐलान होने के बाद लिज ने सुनक के बारे में कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी पार्टी में इतनी गहरी सोच वाले नेता हैं। लिज तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। उनके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे इस पद पर रह चुकी हैं। लिज मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 2 रूसी अधिकारियों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुसाइड बॉम्बर ने रूसी दूतावास के बाहर खुद को उड़ा लिया। धमाके के दौरान कुछ अफगानी नागरिक वीजा बनवाने के लिए वहां मौजूद थे। आज सबसे पहले हम भारत के राजपथ का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य सड़क नहीं है, सामान्य मार्ग नहीं है। ये भारत की पावर लाइन है, भारत की शक्ति का प्रतीक है और आने वाले दिनों में भारत का राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस राजपथ का नाम अब बदला जाएगा और इसका नया नाम होगा कर्तव्य पथ। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अब इस सड़क का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट की जिस चौड़ी सी सड़क पर आप हर वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड देखा करते हैं, उस सड़क को राजपथ कहा जाता है। इसका नाम राजपथ है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इसे आप हर साल देखते हैं। मोदी सरकार ने अब यह फैसला किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो सीधी सड़क जा रही है, उसे अब राजपथ नहीं कहा जाएगा, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी ने इसके लिए 7 सितंबर को एक औपचारिक बैठक बुलाई है, जिसमें राजपथ का नाम बदलने की औपचारिक स्वीकृति दे दी जाएगी। अब आपको इसका कुछ इतिहास बताते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बनी इस सड़क का नाम बदलने के फैसले को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति वाला फैसला आप मान सकते हैं। आपको याद होगा, इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के अमृतकाल के लिए 5 प्रण लिए थे। आपको लेने के लिए भी कहा था। 5 प्रण लिए थे और उनमें से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का था। यह राजपथ भी उसी गुलामी की मानसिकता की एक बहुत बड़ी पहचान था, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ एक रोड है और तब इसका नाम किंग्स वे हुआ करता था। तो आज इसकी पूरी आपको हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन पहले जो आप बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि ये जो राजपथ है ये कैसा दिखेगा, देखिए उसकी नई तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। आप जो इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अभी अभी जो हमने आपको दिखाया, ये उसकी नई तस्वीरें हैं। अब इसकी कहानी समझिए। इस राजपथ की कहानी 111 वर्ष पुरानी है। वर्ष 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था, तब दिल्ली में अंग्रेज वाइस रॉय के लिए एक पूरी की पूरी बस्ती बसाना चाहते थे और एक पूरी बस्ती बसाने की शुरुआत हुई। अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर्स ने रायसीना की पहाड़ी पर वाइस रॉय के महल का डिजाइन बनाया, जिसे आज आप राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं।
और उसके आसपास का पूरा डिजाइन उन्होंने तैयार किया। तो इसीलिए उनके नाम पर इसे लटियंस जोन कहा जाता है। और रायसीना की यह पहाड़ी है जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं आज भी, और इसके आसपास का जो इलाका है आज उसे लटियंस जोन कहा जाता है। उसी दौरान इस राजपथ का भी निर्माण हुआ था और वर्ष 1911 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज द भारत आए थे और उन्हीं के सम्मान में इस सड़क का नाम तब किंग्स वे रखा गया था। तो उस जमाने में जो किंग्स वे कहा जाता था, ये उस जमाने की तस्वीरें हैं जो आज अभी आप देख रहे हैं, तब इसे किंग्स वे कहा जाता था। ये 1911 में बना हुआ मार्ग है जिसे किंग्स वे कहा जाता है। और भारत जब आजाद हुआ तो इस सड़क के नाम का हिंदी रूपांतरण कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि हमने नाम नहीं बदला, हमने उसी नाम का हिंदी रूपांतरण कर दिया। और किंग्स वे का मतलब होता है राजा का रास्ता या राजा का मार्ग। किंग मतलब राजा और वे मतलब मार्ग या पथ कह लीजिए। और हमने इसे किंग्स वे की जगह इसका नाम रख दिया राजपथ, यानी राजा का पथ। लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने रेस कोर्स रोड का नाम भी बदल दिया था और इसी सड़क पर प्रधानमंत्री का आवास है। पहले उसे 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था और अब उसी को रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास को अब 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है, ऐतिहासिक खबर है कि दिल्ली का जो राजपथ है अब वो कर्तव्य पथ बन जाएगा। अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं जिसके बारे में आप कल रात से ही लगातार सोच रहे होंगे, क्योंकि कल रात भारत और पाकिस्तान का मैच तो आपने भी जरूर देखा होगा। आपके लिए शायद ये क्रिकेट मैच है, भारतीय टीम के लिए भी ये खेल है, एक क्रिकेट का मैच है जिसे हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी पूरी खेल भावना के साथ खेलते हैं और उन्होंने खेला भी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये एक युद्ध की तरह था। और आपने देखा होगा, भारत के खिलाफ होने वाला हर क्रिकेट मैच पाकिस्तान के लिए मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होता है। और वो इसी मंशा के साथ उसमें उतरते हैं कि ये एक युद्ध है और इसे हर कीमत पर जीतना है। वो इसे युद्ध मानते हुए आगे बढ़ते हैं और हर मैच को युद्ध मानकर जब वो खेलने के लिए उतरते हैं तो उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस तरह की होती है कि न जाने वो भारत से किस बात का बदला लेना चाहते हैं और वो हर कीमत पर उस युद्ध को जीतना चाहते हैं। मैच नहीं जीतना चाहते, उसे युद्ध मानकर जीतना चाहते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि इस मैच में सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं खेलते, बल्कि वहां की सेना, वहां की सुरक्षा एजेंसियां, वहां की खुफिया एजेंसियां, वो भी मिलकर इस मैच को खेलती हैं। और कल रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे पाकिस्तान इस मैच को जीतकर भी हार गया और आज हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। कल एशिया कप में मैच तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच था, लेकिन रात होते होते यही मैच भारत और खालिस्तान के बीच का मैच बन गया और खालिस्तान की टीम में खेल रहा था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और खालिस्तान एक तरफ आ गए और वो भारत के साथ एक युद्ध लड़ने लगे। और इसके बाद यह कहा जाने लगा कि भारत के कुछ लोग मैच के दौरान कैच छोड़ने वाले हमारे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो आपने कल, आपको अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको याद होगा, अर्शदीप सिंह से कल गलती से एक कैच छूट गया था और उसके बाद से ही, जैसे ही उन्होंने एक कैच छोड़ा, उसके बाद से उनकी ट्रोलिंग होने लगी और बड़ी संख्या में लोग उन्हें खालिस्तानी कहकर ट्रोल करने लगे और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे भारत के जो दर्शक हैं वो उनसे नाराज हैं और भारत के दर्शक उन्हें खालिस्तानी बताकर ट्रोल कर रहे हैं, उनके धर्म की वजह से उनको अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि सोशल मीडिया पर हुई अर्शदीप सिंह की ये जो फर्जी ट्रोलिंग थी, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। भारत के लोगों ने उनकी ट्रोलिंग नहीं की है, पाकिस्तान के लोगों ने किया। भारत में इक्के दुक्के कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने कुछ लिख दिया होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में 140 करोड़ का देश ये कह रहा है। यानी एक तरफ मैदान पर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेल रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसके नेता, उसके पत्रकार और खालिस्तान को लेकर जो अलग अलग दुनिया भर में संगठन हैं, वो सब मिलकर खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर धर्म के बल्ले से भारत के खिलाफ नफरत की जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और उनका मकसद था
अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताकर भारत के सिख और हिंदू समुदाय के बीच एक गतिरोध पैदा करना और भारत का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना। यह नए जमाने का युद्ध है जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर हुई फर्जी ट्रोलिंग का असर किसी रॉकेट लॉन्चर से दागी गई मिसाइल के बराबर होता है और इस युद्ध में हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। इसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, जिसका आज हम आपके लिए संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि इस फर्जी ट्रोलिंग के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई की टीम के कौन कौन से सबूत आज हमें मिल गए हैं। असल में इस फर्जी ट्रोलिंग की शुरुआत उस समय हुई जब यह पूरा मैच भारत की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसा चांस था कि भारत इसे जीत लेगा और 18वें ओवर में पाकिस्तान को 15 गेंदों पर 31 रन बनाने थे। लेकिन उसी समय अर्शदीप सिंह से पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली का कैच छूट गया और इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खालिस्तानी बताया जाने लगा और खालिस्तान नाम से कई ट्विटर हैंडल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। कई हैशटैग्स जो थे वो ट्रेंड करने लगे। विवाद तब और बढ़ गया जब अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज पर उनके बारे में कुछ जानकारियां भी बदल दी गई, उन्हें एडिट कर दिया गया। जैसे उनके नाम के सामने मेजर लगा दिया गया और उनके नाम के पीछे बाजवा लिख दिया गया। इसके अलावा जहां जहां उनके बायो में इंडिया शब्द लिखा हुआ था वहां वहां उसकी जगह खालिस्तानी शब्द लिख दिया गया और यह सब कुछ पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया। आपकी स्क्रीन पर है उनका विकिपीडिया का जो पेज है, जिसमें उन्हें मेजर अर्शदीप सिंह बाजवा उनका नाम लिख दिया गया और कंट्री के नाम पर इंडिया हटाकर खालिस्तान लिख दिया गया। जहां लिखा था इंडियन क्रिकेटर, उसे हटाकर एडिट करके खालिस्तानी क्रिकेटर लिख दिया और इसमें लिख दिया उनके बायोडेटा में कि वो खालिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ये सब जानते हैं कि विकिपीडिया एक ओपन सोर्स है, यानी अगर विकिपीडिया पर आपको कोई जानकारी बदलनी है या कोई नई जानकारी उसमें जोड़नी है या किसी जानकारी को आप ठीक करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। और इस मामले में पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। जैसे ही मैच के दौरान अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा, उसके कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तान में स्थित मरी नाम की जगह से उनके विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया और उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई। उनका जो आईपी एड्रेस है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां से यह एडिट हुआ है वो आईपी एड्रेस, उसके बारे में हमने जब तहकीकात की तो ये आईपी एड्रेस जहां से विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया था ये पाकिस्तान में था। इस एड्रेस का इस्तेमाल जो किया गया है, ये आईपी एड्रेस वही है जिससे वर्ष 2014 में पाकिस्तान की सेना के विकिपीडिया पेज और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के विकिपीडिया पेज को भी एडिट किया गया था और वो सबूत भी आज हमारे पास हैं। यानी सेम आईपी एड्रेस था जिससे पाकिस्तान के पक्ष में कुछ फेरबदल किए गए थे। आईपी एड्रेस का मतलब होता है वो पता जहां से कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में ये आईपी एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना का है और इसके पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नाम का एक विंग है जो पाकिस्तान की सेना के मीडिया और पब्लिक रिलेशंस का काम देखती है। यानी इस बात के ठोस और पक्के सबूत हैं कि अर्शदीप सिंह की फर्जी ट्रोलिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई था। और यही वजह है कि इस मामले में भारत सरकार ने अब कड़ी आपत्ति जताई है और विकिपीडिया को बाकायदा एक समन भेजकर इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने सफाई देने के लिए कहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को देश में गलत जानकारी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की ट्रोलिंग के बाद और विकिपीडिया पर जो ये एडिट हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने विकिपीडिया को समन दे दिया और अब विकिपीडिया से पूछताछ की जाएगी। इस मामले से जुड़ा एक और नया अपडेट यह है कि 23 साल के अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज से अब खालिस्तान, मेजर और बाजवा जैसे शब्दों को हटा दिया गया है। यानी यह वापस अपने नॉर्मल जो इसका स्वरूप था उसमें आ गया है। हालांकि यह मामला सिर्फ विकिपीडिया पेज तक सीमित नहीं है बल्कि इस मामले में पाकिस्तान ने ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अर्शदीप सिंह ने जब मैच के दौरान कैच छोड़ा तब घड़ी में 11:05 बजे थे और उसके 40 से 50 सेकंड के बाद जो पहला ट्वीट आया
उसमें लिखा था अर्शदीप माय खालिस्तानी ब्रदर। इसके बाद 11:06 से लेकर 11:15 तक कई और ट्वीट्स हुए जिनमें लिखा था अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी घोषित कर देना चाहिए, और एक ट्वीट में यह भी लिखा था कि अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना है या नहीं। यानी ये जो व्यक्ति है वो इजाजत मांग रहा है कि इसे ट्रेंड कराना है खालिस्तानी के नाम से या नहीं। इसके बाद कई ऐसे ट्वीट्स हुए जिन्हें पढ़कर किसी को भी ऐसा लग सकता है कि भारत के ही कुछ लोग कैद छोड़ने के लिए अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ट्विटर हैंडल्स हिंदू समुदाय के लोगों के नाम पर थे। यानी ट्विटर हैंडल्स के जो नाम थे वो हिंदू समुदाय के लोगों के थे, जिससे ऐसा लगे कि ये सब लोग भारत के हैं। और पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। सच यह है कि कल और आज में ट्विटर पर खालिस्तानी नाम से जितने भी हैशटैग ट्रेंड हुए हैं, उन सब के पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में बैठे लोग थे। इस हैशटैग पर सबसे ज्यादा 30.5% ट्वीट्स पाकिस्तान से हुए, 26.8% ट्वीट्स अमेरिका से हुए और 22.8% ट्वीट्स भारत से और लगभग 8% ट्वीट्स कनाडा से किए गए। इसके अलावा इराक, फिलीपींस, ब्रिटेन, रशिया और स्विट्जरलैंड से भी खालिस्तानी हैशटैग को ट्रेंड कराया गया। और ये सारी बातें बताती हैं कि कैसे अर्शदीप सिंह के बहाने भारत में हिंदू और सिख समुदाय के बीच माहौल खराब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की गई। और ये जो पाकिस्तान आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, असल में पाकिस्तान अब सोशल मीडिया का बैट लेकर धर्म के बल्ले से बैटिंग कर रहा है। अर्शदीप सिंह की फर्जी ट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान ने ट्विटर के अलावा गूगल का भी सहारा लिया। पिछले कुछ घंटों में अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताने वाले जितने भी पोस्ट और न्यूज आर्टिकल्स गूगल पर देखे गए, उनमें से 67.6% कंटेंट नफरत से भरा हुआ था। यानी इनमें अर्शदीप सिंह को लेकर तमाम नकारात्मक बातें लिखी गई थी। इसके अलावा गूगल सर्च से यह भी पता चलता है कि मैच से एक दिन पहले ही इंटरनेट पर कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जा चुकी थी जिनमें अर्शदीप सिंह और खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया। 3 सितंबर को ऐसे कुल मिलाकर 9 डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट गूगल पर मौजूद थे, जिनकी संख्या मैच वाले दिन यानी 4 सितंबर को बढ़कर 1683 हो गई। और 5 सितंबर यानी आज गूगल पर ऐसे 4000 से ज्यादा पोस्ट और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें अर्शदीप सिंह और खालिस्तान शब्द का जिक्र है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि अर्शदीप सिंह के बहाने भारत को बदनाम करने के लिए कम से कम 16 बॉट्स इस्तेमाल किए गए और यह सारा षड्यंत्र पाकिस्तान द्वारा रचा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसकी मीडिया विंग और सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन ने मिलकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसका मकसद है बिना हथियार चलाए ही भारत को अंदर से तोड़ देना और उसे अस्थिर कर देना। और यही नए जमाने का वॉरफेयर है, नए जमाने का युद्ध है, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इस युद्ध में कोई देश बिना अपनी सेना और हथियारों का इस्तेमाल किए दूसरे देश को सोशल मीडिया के जरिए अंदर तक तोड़ सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसके अंदर असंतोष फैला सकता है, माहौल में नफरत घोल सकता है। और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये युद्ध काफी समय से लड़ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की टीम को हराया, तो उसके बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की उस समय भी इसी तरह से फर्जी ट्रोलिंग हुई थी पाकिस्तान से। बाद में इसमें भी पता चला था कि इसके पीछे भी पाकिस्तान था और तब यह कहा गया था क्योंकि फर्जी ये जो मोहम्मद शमी के धर्म का सहारा लेकर ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। इस पूरे मामले पर अर्शदीप सिंह का परिवार और उनके जो कोच है उनसे आज हमने बात की है, वो भी काफी आहत थे। उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। आज अर्शदीप के माता पिता हमारे साथ हैं। ऐसा सोचा भी था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाएगी जहां पे ये नाम एसोसिएट किया जाएगा? मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये गेम है और गेम में अप्स डाउन चलते रहते हैं। बिना फैंस के जो है कोई गेम अपने आप में कुछ नहीं है ना। तो जो फैंस होते हैं कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म में होते हैं। तो जो प्लेयर का काम ये होता है, जहाँ हमारा फर्ज ये बनता है कि उसको पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। तो फैंस का तो ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम हर एक मैच को जीतें। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि जो दो टीमें जो जूझ रही हैं ग्राउंड में उनमें से एक ही टीम ने जीतना है। तो अच्छा मैच हुआ है। और दर्शन जी, आप सिक्योरिटी के साथ रहे हैं और जुड़े रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि विकिपीडिया ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, समन किया गया है,
कि वो बताएं कि किस तरह से ये टर्म जो खालिस्तानी है वो एसोसिएट कर दिया। आपको लगता है इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैच के बाहर जिस तरह से ये सब हुआ है? मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं कहना। ये गेम है, पार्ट ऑफ गेम है, जीत हार होती रहती है। जब जीत जाते हैं तो जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं, जब हार जाते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं। यही अगर पाकिस्तान मैच हारा होता तो जो उनके एक फील्डर ने कैच ड्रॉप किया, 2 बाउंड्री छोड़ा, तो उस पर हल्ला हो जाता। तो ये बात है, ये जीत हार के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक प्लेयर भी ये चाहता है, जिंद जान लगाता है अपने देश को जिताने के लिए, और ऐसा और कोई मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन एक माता पिता होने के नाते एक इमोशन होता है। आपको लगता है इस ट्रोलिंग के बावजूद, सब लोग बोल रहे हैं 23 साल का है, परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कोई प्लेयर को इम्पैक्ट करता है? अर्शदीप पर्सनली कैसे हैं? आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग उभरेंगे, या आपको लगता है कि एक प्लेयर की साइकी में कहीं ना कहीं? अगर मैं आपको फ्रैंकली तौर पे बोलूं तो जब रात तो हम एक साथ थे, तो वो बोला था कि पापा मैं तो इसको आप खुद पढ़ रहा हूँ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ताकि मैं इससे पॉजिटिव लेके और अपने गेम को और आने वाली गेमों में इम्प्रूव करूँ। और अभी टूर्नामेंट बहुत बचा है, इंशाल्लाह आप जो जीतेंगे इसको ट्रॉफी जीत के लाएंगे। आप चंडीगढ़ वापस आ गए हैं, पर क्या बोलकर आए हैं? अर्शदीप को क्या बोला है? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ पूरा, और ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ सब मुंह बंद हो जाने। सर, जिस तरह से ये ट्रोलिंग हुई, पहले तो ये थी कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, और अपॉर्चुनिटी मिली, खेल पहला प्रदर्शन अच्छा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जब ये दूसरा मैच हुआ है और जब वो 18वीं ओवर में मिस हुआ कैच, जिस तरह हुआ, आपको क्या लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की नेम कॉलिंग, खालिस्तानी या कुछ ऐसा बोला जाएगा? नहीं, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कुछ। अगर ये कैच किसी और से भी छूट सकता था, तो अगर ये अर्श से छूटा तो उस पर ऐसा ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर कैच छूटने के बाद भी भारत के पास चांस था, हम 27 रन डिफेंड कर सकते थे उसके बाद भी, लेकिन वो पाकिस्तानी अच्छा खेले तो उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की। बाकी तो पार्ट ऑफ द गेम है, कैच छूटते भी रहते हैं, कैच पकड़े भी जाते हैं। तो ये जितनी भी ट्रोलिंग है, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि इसको खेल भावना के साथ देखा जाए, इसको कहीं और रंग रूप न दिया जाए। पर आप, क्योंकि वो 23 साल के हैं, आप अर्शदीप को जानते हैं, एक प्लेयर को कितना ये मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है कि इतने बड़े स्टेज पे आके इस तरह की ट्रोलिंग होनी, ट्रेंड होना, कितना आपको लगता है कि वो स्ट्रांग है, या आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट एक परफॉर्मेंस में हो जाता है? देखो, ये तो क्रिकेट है, इसमें जो हमारे हिंदुस्तान है उनकी लोगों की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो ये हाई वोल्टेज वाला मैच रहता है, तो लोगों को मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे मैचों में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। कभी हार कभी जीत तो चलती रहती है। पिछले मैच में अच्छा बॉल डाला, 2 विकेट लिए, तब तो यही लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा किया जी उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। तो आज ये कैच छूट के बाद इतना इशू बनाना ये गलत बात है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो नुकसान करता है वो ये है कि हमारा पूरा देश अर्शदीप के साथ है। हमारे देश में किसी को अर्शदीप से कोई शिकायत नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये खेल है और खेल में कैच कई बार छूट भी जाते हैं, कई बार रन नहीं बनते हैं, कई बार विकेट नहीं ले पाते हैं, सब कुछ होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे देश में कोई भी अर्शदीप की आलोचना नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में बैठे लोगों द्वारा, कनाडा से, अमेरिका से और दूसरे देशों से, जिससे यह माहौल बन जाए कि भारत के लोग ही अर्शदीप से बहुत परेशान हैं, उससे बहुत नाराज हैं और वो अर्शदीप को खालिस्तानी बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग शायद इस पर विश्वास भी कर लेंगे और सोचने लगेंगे कि भारत के लोग ऐसा वाकई में कह रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है। हमें इस नए जमाने का हम इसको युद्ध क्यों कह रहे हैं, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। असल में पाकिस्तान जो काम अब सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है, पहले वो यही काम अपने आतंकवादियों को कश्मीर में भेजकर करता था। आज से लगभग 40 साल पहले 19 अक्टूबर 1983 को जब श्रीनगर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था, तब मैदान में मौजूद कुछ लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था और भारत के खिलाड़ियों पर पत्थर भी फेंके गए थे। उस दिन ये लोग मैच के दौरान एक नारा लगा रहे थे और वो नारा था, मुसलमान सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई। ये नारे लग रहे थे श्रीनगर के स्टेडियम में जब भारत की टीम वेस्टइंडीज से खेल रही थी। उस समय भी आज की तरह हमारे देश में खालिस्तान का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर भारत को अस्थिर करना चाहता था। पाकिस्तान जानता था कि ऐसे मैचों का लाइव टेलीकास्ट होता है, अगर उस लाइव टेलीकास्ट के दौरान ऐसे नारे लगेंगे तो ये मुद्दा पूरे दुनिया तक जाएगा। उस समय सोशल मीडिया नहीं था,
इसलिए पाकिस्तान ये काम अपने आतंकवादियों से करवाता था या इस तरह से करवाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, इसलिए वो ये काम ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर रहा है। कैसे मनाए और पाक मुबारक जिंदाबाद। मैं आज पिछले साल जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में हराया था, तब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद ने इस जीत को इस्लाम धर्म की जीत बताया था, आपको याद होगा, और कहा था कि भारत के मुसलमान भी यही चाहते थे कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम जीते। सोचिए, पाकिस्तान का एक मंत्री ये बात कह रहा है सार्वजनिक रूप से। यानी आप देखेंगे तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह के मैच को धर्म का मैच बना देता है, ये कह लीजिए कि इसे धर्म युद्ध में बदल देता है और इसे हिंदू और मुसलमानों का मैच बना देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारे देश की जो टीम है वो इसे एक क्रिकेट मैच की तरह खेलती है, एक खेल की तरह खेलती है। और खेल के बारे में हम हमेशा ये बात कहते हैं कि खेल दो देशों को जोड़ता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बात किया करते हैं। जो बड़ा फर्क है हमारे देश के खिलाड़ियों में और उनके देश में, वो ये है कि हमारे देश के खिलाड़ी इसे पूरी तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते हैं। उनके लिए ये खेल है, उनके लिए ये क्रिकेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका पाकिस्तान को के प्रति दुर्भावना दिखाने का ये जरिया नहीं है। लेकिन सोचिए, जब पिछली बार भारत हारा था तो उनके मंत्री ने क्या कहा था। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। ये बयान हमने आपको पुराना दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान की भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी पाकिस्तान की भावना यही है और आज भी पाकिस्तान किसी भी मैच को एक मैच की तरह नहीं, एक युद्ध की तरह खेलता है। और उस युद्ध में जब वो उतरते हैं तो उनमें भारत के प्रति सिर्फ नफरत होती है। भारत से वो न जाने किस बात का बदला लेना चाहते हैं और फिर वो इसे एक धर्म युद्ध में तब्दील कर देते हैं। इसलिए आज ये पूरा विश्लेषण आपको इसलिए दिखाया ताकि सोशल मीडिया पर आप भी लगातार इस तरह के ट्रेंड्स देखते रहते हैं और आपको भी शायद ये गलतफहमी हो गई होगी कि शायद भारत के ही लोग अपने ही खिलाड़ी अर्शदीप की ट्रोलिंग कर रहे हैं और आप कहते होंगे कि ये बात सही नहीं है। वाकई अगर ये भारत में हो रहा होता तो ये बात सही नहीं होती, लेकिन ये सब संचालित हो रहा है पाकिस्तान से। इसलिए जो ये नया वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम आपको बस ये आगाह करना चाहते हैं कि आप इसके शिकार बिल्कुल मत बनिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें चिंता और सीख दोनों छिपी हुई है। ये खबर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और बहुत मशहूर और बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री के बारे में है, जिनकी कल एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और आपने भी देखा होगा, कल से लगातार पूरे देश में लोग उनके इस रोड एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या साइरस मिस्त्री बच सकते थे? जवाब है, बिल्कुल बच सकते थे अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो, अगर उनकी गाड़ी धीमी गति में चल रही होती तो, अगर अहमदाबाद मुंबई हाईवे का डिजाइन ठीक होता तो और उसका रखरखाव सही होता तो साइरस मिस्त्री बच सकते थे। आज हम आपको बताएंगे कि 80,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले साइरस मिस्त्री की दुखद मृत्यु से आप क्या सीख सकते हैं। साइरस मिस्त्री भारत के मशहूर उद्योगपति पलोनजी शापोरजी मिस्त्री के सबसे छोटे बेटे थे। उनकी उम्र सिर्फ 54 वर्ष थी। उनकी गिनती देश के ऐसे बड़े उद्योगपतियों में होती थी जो सब कुछ होते हुए भी शांति और सादगी के साथ रहना पसंद करते थे। इसी साल जून में अपने पिता की मृत्यु के बाद से वो शापोरजी पालोनजी ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उनकी कंपनी की नेटवर्थ 2,40,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनकी खुद की जो कुल नेटवर्थ है वो 10 बिलियन US यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। और सबसे बड़ी बात, वो वर्ष 2012 से 2016 तक 4 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे थे। बाद में उन्हें हटा दिया गया था।
और टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में शापोरजी पालोनजी ग्रुप की 18.4% हिस्सेदारी है और वो सबसे बड़े हिस्सेदार हैं टाटा सन्स में। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई 54 वर्ष की आयु में। अभी तो उन्हें बहुत काम करना था और आज वो हमारे बीच में नहीं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पास चाहे कितना भी पैसा, धन, दौलत, रुतबा क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका सब कुछ यहीं पर रह जाता है, साथ में कोई कुछ नहीं ले जा सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु का जो फिल्टर होता है वो धन और दौलत को संसार में यहीं पर रोक देता है। किसी इंसान की नेटवर्थ 80,000 करोड़ रुपए होती है, किसी की 80 रुपए भी नहीं होती, लेकिन मौत कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग मरते हैं, सबकी अलग अलग नेटवर्थ है, सबकी अलग अलग सबकी स्थितियां हैं। कोई 80 रुपए का, कोई 8,000 रुपए का, कोई 80,000, कोई 8 लाख, 8 करोड़, 800 करोड़, 80,000 करोड़। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं धन, दौलत और हैसियत के हिसाब से नहीं होती और मृत्यु भी एक बहुत बड़ी लेवलर है। मृत्यु जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मृत्यु हमेशा सबके साथ फेयर होती है। साइरस मिस्त्री का परिवार अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। असल में साइरस मिस्त्री अपने 3 दोस्तों के साथ गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थित एक पारसी मंदिर की यात्रा पर गए थे। यह मंदिर वलसाड़ में उदवाड़ा नाम की जगह पर है और ऐसी मान्यता है कि यहां मौजूद अग्नि को वर्ष 1742 में ईरान से लाया गया था और इसी वजह से इस मंदिर को फायर टेम्पल कहा जाता है। साइरस मिस्त्री और उनका परिवार इस मंदिर के रखरखाव और वहां की व्यवस्था पर होने वाला सारा खर्च उठाता था और उनका इस मंदिर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। और क्योंकि यह मंदिर शहर से बहुत दूर है, इसलिए यहां केवल सड़क के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी से इस पारसी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, उसमें उनके अलावा 3 लोग और थे। इनमें उनके एक दोस्त का नाम था जहांगीर दिनशॉ पंडोले, जिनके एक और भाई डेरियस पंडोले और उनकी पत्नी डॉक्टर अनायता पंडोले घटना के दौरान इसी गाड़ी में मौजूद थे। यानी ये 4 लोग मौजूद थे, जिसमें साइरस मिस्त्री के अलावा उनके 2 दोस्त थे जो आपस में सगे भाई थे और उनकी पत्नी थी। और इस गाड़ी को जो उनकी पत्नी थी वो खुद चला रही थी। अनायता जो है, डॉक्टर अनायता, वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। तो डॉक्टर अनायता और उनके पति आगे की सीट पर बैठे हुए थे और जहांगीर और साइरस जो है वो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। ये पूरी घटना उस समय हुई जब ये चारों लोग इस मंदिर से दर्शन करने के बाद वापस मुंबई आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी मुंबई अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर महाराष्ट्र के पालघर में पहुंची, तभी उनके साथ ये दुर्घटना हुई, जिसमें साइरस मिस्त्री और उनके एक दोस्त की तो मौके पर ही मौत हो गई। जो दोस्त पीछे बैठा हुआ था उनके साथ, ये दोनों की मृत्यु हो गई, जबकि बाकी के जो 2 लोग थे जो आगे बैठे हुए थे, जो पति पत्नी थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वो बच गए। पुलिस और चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक इस सड़क दुर्घटना के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण, दुर्घटना के वक्त गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, यानी ओवर स्पीडिंग। पुलिस ने जब कुछ सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस गाड़ी की स्पीड का अंदाजा लगाने की कोशिश की, तो यह बात पता चली कि साइरस मिस्त्री जिस कार में थे, वो कार सिर्फ 9 मिनट में ही 20 किलोमीटर की दूरी तय कर गई थी। यानी इस हिसाब से इस गाड़ी की स्पीड हुई 134 किलोमीटर प्रति घंटा। उन्होंने असल में, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने एक जगह जहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और फिर उसके आगे 19 किलोमीटर दूर जो दूसरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, दोनों को किस समय उसने क्रॉस किया वो उन्होंने देखा और उससे स्पीड का अंदाजा लगाया और वो निकली 134 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वही गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही गाड़ी है जब वो टोल से निकल रही है और तब इसकी ये तस्वीर ली गई है। इसके अलावा हमें एक और सीसीटीवी वीडियो भी मिला है जिसमें साइरस मिस्त्री की गाड़ी नजर आ रही है। ये देखिए, यही वो गाड़ी थी जिसमें साइरस मिस्त्री जा रहे थे, पीछे की सीट पर वो बैठे हुए हैं और कुछ मिनटों पहले की शायद ये वीडियो है। अब आप देखिए, इसी को किस्मत कहते हैं कि इस गाड़ी में बैठे हुए कुछ समय पहले इनमें से किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये कैसे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण जो पता चला, तेज स्पीड के बावजूद उनकी गाड़ी ने सामने चल रहे एक ट्रक को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और यह दुर्घटना हुई। यानी उन्होंने इस ट्रक को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और गाड़ी बहुत स्पीड में थी।
हालांकि जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस घटना से की सारी जानकारी इकट्ठा की तो हमें और भी बहुत सारी बातें पता चली। जैसे ये हादसा जिस पुल पर हुआ वो पुल वहां की एक नदी पर बना हुआ है और अब समस्या ये है कि इस पुल से पहले ये हाईवे 3 लेन का है, लेकिन इस पुल के करीब पहुंचने पर ये 3 लेन का हाईवे अचानक से 2 लेन में सिमट जाता है, जिससे अगर कोई गाड़ी तेज स्पीड में आ रही हो तो ड्राइवर के लिए गाड़ी को संतुलित करना और यह समझना कि अब आगे 3 लेन नहीं आगे 2 लेन है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी आशंका है कि साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी में थे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके दोस्त की पत्नी डॉक्टर अनायता पंडोले 3 लेन का हाईवे समझकर गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रही थी, लेकिन जैसे ही सड़क 3 से 2 लेन की हुई और उन्होंने सामने चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक डिवाइडर से टकरा गई। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात हमें पता चली वो ये कि इस हाईवे पर बड़ी संख्या में ट्रक चलते हैं और ज्यादातर ट्रक अपनी लेन में कभी नहीं चलते। नियमों के मुताबिक इन ट्रकों को हाईवे पर बाईं लेन में चलना चाहिए, यानी लेफ्ट में जो लेन है उसमें चलना चाहिए, लेकिन ये सारे ट्रक चलते हैं दाईं तरफ वाली लेन में यानी राइट वाली लेन में, जिससे हाईवे पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को ना चाहते हुए भी इन्हें रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। संक्षेप में कहें तो इस मामले में हाईवे को डिजाइन करने वाले और हाईवे के डिजाइन को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और ट्रक ड्राइवरों पर मनमानी करने के आरोप बनते हैं। हालांकि इस दुर्घटना से जुड़ा एक और पहलू है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस हादसे में जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई वो दोनों ही लोग गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे, जबकि जो लोग आगे बैठे थे वो जिंदा बच गए। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि ज्यादातर सड़क हादसों में उन्हीं लोगों की जान जाती है जो गाड़ी चला रहे होते हैं या ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे होते हैं, जबकि पीछे की सीट पर बैठे लोगों की जान अक्सर बच जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लोग आगे बैठे हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जबकि पीछे की सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिससे दुर्घटना के बाद जब गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकराई इतनी स्पीड पर तो वो उछलकर आगे आ गए, उनके सिर पर चोट लगी और उनका सिर जो है वो आगे की सीट से टकराया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। साइरस मिस्त्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि उनकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से ही हुई है, यानी अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद वो आज जीवित होते, सीट बेल्ट उन्हें पीछे की तरफ खींच लेती। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठकर बेल्ट लगाना कभी जरूरी नहीं समझते। 2018 में एक सर्वे में 96% लोगों ने माना था कि वो गाड़ी की पिछली सीट पर कभी भी बेल्ट नहीं लगाते क्योंकि वो इसे जरूरी ही नहीं मानते। जबकि ये कितना खतरनाक हो सकता है इसे आप इस वीडियो को देखकर समझिए। 3 सेकंड का वीडियो है जिसमें आपको यह दिखेगा कि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों ने अगर बेल्ट न बांधी हो तो दुर्घटना के दौरान उन्हें कैसे तेज झटका लगता है और उनके सिर पर गंभीर चोटें आ सकती हैं, जिससे मृत्यु हो सकती है। और शायद इस मामले में भी यही हुआ होगा। इस तस्वीर को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसलिए आज आप सबसे हमारी यह अपील है कि आप अपनी कार में, गाड़ी में सफर करते हुए सीट बेल्ट जरूर पहने, चाहे आप आगे बैठे हैं या आप पीछे बैठे हैं, ये आप जरूर, आपको ये सीट बेल्ट लगानी है, चाहे आप पूरी गाड़ी में कहीं भी बैठे हो। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पीछे बैठता है उसे सीट बेल्ट पहनना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है या फिर कानून में कोई प्रावधान? एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के संविधान में, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2019 में गडकरी जी ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ प्रावधान किए थे जी। और उस प्रावधान में बहुत क्लियर था कि ड्राइवर के साथ में जितने भी पैसेंजर्स हैं गाड़ी में उनको भी सीट बेल्ट लगाना है। एक्चुअली क्या है ना, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। अगर आपने शायद ध्यान हो, जब मुंडे जी की एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनकी डेथ हुई थी तो पूरी कैबिनेट, मंत्री, प्रधानमंत्री सब ने एक तरफ से लेकर पूरा यही बात बोली थी कि अगर हमारे दोस्त ने सीट बेल्ट लगाई होती तो उनकी मौत न होती। पीछे की सीट पर अभी तक देखा गया है कि न ही पुलिस कोई चालान करती है और न ही पीछे की सीट पर अमूमन बैठने वाले लोग ऐसा करते हैं कि वो सीट बेल्ट लगाएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कानूनी तौर पर?
कानूनी प्रावधान ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई एक्ट बना दिया तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जिस गाड़ी से मुंबई लौट रहे थे वो गाड़ी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, मर्सिडीज गाड़ी थी, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित और अच्छी गाड़ियों में गिना जाता है। यह दुर्घटना मर्सिडीज की जिस गाड़ी से हुई उस मॉडल का नाम है GLC 220 और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो लगभग 75 लाख रुपए के आसपास होती है। और मर्सिडीज के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से है। इसलिए यहां एक सवाल यह भी है कि जिस गाड़ी को इतना सुरक्षित माना जाता है, जिसमें 7 एयरबैग्स लगे हों, वो गाड़ी आखिर इतनी कमजोर कैसे निकली कि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति 2 लोग मारे गए। तो पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि दुर्घटना के वक्त इस गाड़ी के पीछे वाले एयरबैग्स देर से खुले हों, जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री की जान बच नहीं सकी, क्योंकि अगर सही समय पर एयरबैग्स खुल गए होते तो शायद जान बच जाती, लेकिन गाड़ी इतनी तेज स्पीड से चल रही थी। हालांकि हम फिर भी ये कहेंगे कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसे एक्सीडेंट के समय पर जो सीट अगर उसने नहीं पहनी हुई थी सीट बेल्ट, लेकिन एयरबैग्स जो हैं वो सही समय पर क्यों नहीं खुले। दुनिया की सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां एयरबैग्स को जीवन रक्षक बताती हैं और इसके बदले में गाड़ियों की कीमत को भी बढ़ा देती हैं, अच्छा पैसा वसूलती हैं जिन गाड़ियों में हर सीट पर एयरबैग लगा होता है। जबकि सच ये है कि एयरबैग्स का मॉडल पूरी तरह से भरोसे पर टिका है। लोगों को लगता है कि दुर्घटना के समय ये एयरबैग समय पर अगर खुल गए तो उनकी जान बचा लेंगे, जबकि अब तक किसी भी स्टडी में ये बात साबित नहीं हुई है कि ये एयरबैग्स 100% कामयाब होते हैं। आज हमने इस घटना पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आज आप भी देखिए। हम मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पे सूर्य नदी के ऊपर है। इसी स्पॉट पे अगर गाड़ी के कुछ हिस्से आपको उठाकर दिखा दे तो उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस गति से और कितनी तेजी से ये गाड़ी आ रही थी। मुंबई की ओर पालघर होते हुए वो लोग जा रहे थे। जब मैं उधर पहुंचा तब गाड़ी ब्रिज को टक्कर मार रही थी और तभी मैं मेरे गाड़ी से उतर के वो मर्सिडीज का दरवाजा खींच के निकाला। तब तक उसमें 4 लोग पड़े थे और लेडी ड्राइव कर रही थी गाड़ी। जो आगे जो बैठे थे ना दो जन वो बच गए, वो पीछे जो थे वो ऑफ हो गए, उनका मतलब बॉडी निकाला तब हम उधर ही थे। गाड़ी की हालत एकदम खस्ता, एकदम बिल्कुल बोले तो पूरा आगे का शो डैमेज हो गया है, पूरा पतरा वतरा, और टायर भी एकदम ब्लास्ट जैसा हो गया आगे का। और एयरबैग्स खुली हुई, एयरबैग खुलने के हिसाब से ही आगे के दोनों बचाव में बच गए। हाँ, ये एक्सीडेंट किस लिए हुआ होगा, क्या अंदाजा आपको? ये रास्ते से की वजह से, रास्ता है ना, ये 3 रास्ता है। उधर ब्रिज पे गया कि उधर 2 ही रास्ता होता है, इसके वजह से होते हैं, हमेशा होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो पुलिस रिकॉर्ड में 29 ब्लैक स्पॉट ऐसा कहा जाता है। कहाँ से कहा जाता है? ये सिरसाट से अक्षाड़ तक। इस स्पॉट पे और भी पहले कभी हादसा हुआ था? बिल्कुल, यहाँ पे 2-4 साल पहले छोटे मोटे हादसे होते हैं, वो तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, तो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। 2-4 साल पहले बड़े बड़े हादसे हुए, कार ऊपर से नीचे गिरी है, ट्रक ऊपर से नीचे गिरा है, लोगों की दुर्घटना में मौत भी हुई है। अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये 6 लेन हाईवे कहा जाता है। 6 लेन का मतलब 3 लेन बम्बई की तरफ जाने वाली और 3 लेन गुजरात की तरफ जाने वाली, बीच में इसके डिवाइडर है। लेकिन ये 6 लेन अचानक से ये सूर्या नदी के पुल के पास पहुँचते पहुँचते 2 लेन हो जाती है। तीसरी लेन कब खत्म होती है ये वाहन चालक को स्पॉट पे जाने के बाद ही अंदाजा आता है। तब तक देर हो चुकी होती है और दुर्घटना घट चुकी होती है। इसका आप देख रहे हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दुर्घटना का स्पॉट 100-150 मीटर दूर है, पीछे है मेरे।
यहाँ सूचना होनी चाहिए थी। यहाँ पे आगे की लेन 2 लेन हो रही है, ऐसी कोई सूचना का कोई भी बोर्ड आज भी नहीं लगा है, पहले भी नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं, ये चमक रहा है जो, ये इसके पहले ही मिट्टी से सना हुआ था, बिल्कुल दिख नहीं रहा था। मेरे पीछे जो ब्लिंकर चमक रहा है पीले कलर का, फ्लैश हो रही है लाइट, वो भी कल तक बंद थी, रातों रात चालू की गई है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि एयरबैग्स तब खुलते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगाकर रखी हो, लेकिन हमारी आपको सलाह यही है कि आपको हमेशा सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए, चाहे आप आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं। हमारे देश में लोग सीट बेल्ट अक्सर सिर्फ चालान बचाने के लिए लगाते हैं, लेकिन आपको आज ये समझ में आएगा कि असल में ये चालान बचाने के लिए नहीं, ये जान बचाने के लिए होते हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से सड़क सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में है। हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। ये आंकड़ा हरियाणा के अंबाला शहर की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अंबाला शहर की आबादी 1,40,000 है, यानी हर साल एक अंबाला शहर खत्म हो जाता है। वर्ष 2021 में, पिछले साल, हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,55,000 लोग मारे गए, और इनमें से भी सबसे ज्यादा 1,22,000 सड़क दुर्घटनाएं नेशनल हाईवेज पर हुई थीं, जिनमें लगभग 54,000 लोग मारे गए। हमारे देश में हर 100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर 40 मौत होती है, जो कि दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सड़क हादसों में हर साल सबसे ज्यादा 87,000 मौतें ओवर स्पीडिंग यानी तेज चलाने की वजह से होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाड़ी की स्पीड 1% बढ़ने से सड़क दुर्घटना का खतरा 4% तक बढ़ जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 42,000 मौतें लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं, और बहुत सारे मामलों में ड्राइवर्स जो हैं वो अनट्रेन्ड यानी अनाड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी सड़क हादसे में ड्राइवर और उसके साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने ठीक से सीट बेल्ट लगाई हो, तो ऐसी दुर्घटनाओं में उनकी जान जाने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। जबकि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों ने अगर सीट बेल्ट लगाई हो तो उनकी जान जाने का खतरा 25% कम हो जाता है। हमारे देश में जो लोग चालान कटने के डर से हेलमेट पहनते हैं, उन्हें भी शायद ये पता नहीं होगा कि हेलमेट लगाने से सड़क दुर्घटनाओं में 40% तक जान जाने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सड़क दुर्घटनाओं के इस वायरस को आप तभी हरा पाएंगे जब आप जागरूक बनेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे, और सरकार भी अपना काम पूरी ईमानदारी से जब करेंगी तभी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इस पूरे मामले में कार की सेफ्टी रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कार खरीदते समय आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप कार का लुक देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, फिर पूछते हैं कितना माइलेज देती है, और इंजन देखते हैं कितनी तेज चल सकती है, ये सब देखते हैं, और फिर कीमत देखते हैं, और कीमत को ध्यान में, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर फिर अपना फैसला लेते हैं। लेकिन दुर्घटना से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होती है गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग। और आज हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि आप गाड़ी खरीदते समय उसकी सेफ्टी रेटिंग पर जरूर, सबसे पहले तो आपको सेफ्टी रेटिंग देखनी चाहिए। आप देखते हैं उसका डिजाइन, बाकी सारी चीजें, कितना माइलेज देती है, सबसे पहले देखिए कि उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। इसलिए बड़ी बात यह है, हमारे देश में हाईवे तो बनते जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, लेटेस्ट गाड़ियां आती जा रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और गाड़ी अब इतनी तेज स्पीड से दौड़ती हैं क्योंकि नई नई गाड़ियां हैं। लेकिन उन गाड़ियों को कैसे चलाना है, अनुशासन क्या है, ये अभी तक हमारे देश के लोगों को तो नहीं आया है। अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1888 में आज ही के दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इस दिन को वर्ष 1962 से ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, शानदार वक्ता और आदर्श शिक्षक थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। 1931 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन भारत की आजादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने नाम के साथ सर लगाना बंद कर दिया था। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम देश के सभी शिक्षकों को नमन करते हैं। बिना ऑपरेटर के सिर्फ सिक्का डालकर फोन डायल करने की सुविधा वर्ष 1959 में आज ही के दिन इंग्लैंड में शुरू हुई थी, और इसके बाद यह मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में आज भयानक कत्लेआम हुआ था। फिलीपींस के आतंकवादियों ने इजरायल की ओलंपिक टीम पर हमला कर दिया था। इसमें इजरायल के 11 एथलीट्स और कोच मारे गए थे, और बाद में इजरायल में कई वर्षों तक इस हमले का बदला लिया गया।
और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चुन चुन कर इन तमाम दोषियों को, ये दुनिया में जहां भी थे, चुन चुनकर वहां मारा उनको। और आखिर में आपके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन, उन्होंने कहा था, जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम सीखना छोड़ देते हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।